स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है, जहां पर हावेंग के पास उसके दोस्त का कॉल आ गया था क्योंकि उसने सभी के ऊपर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया था। वो भी ये देखकर कहता है कि लगता है कि अब मेरे लगने वाले हैं। जैसे ही वो अपने दोस्त का फोन उठाता है, वो उसे गालियां देना चालू करता है और उससे कहता है कि क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो? आखिर तुम्हारी हर एक के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? हमारे साथ इस तरीके से पागलों की तरह खेलना बंद करो। और क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी वजह से सब लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं? आखिर तुम्हारी उस अथॉरिटी को अपने दोस्तों के ऊपर इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कैसे हुई? हावेंग कहता है कि रुको, मेरे पास इस चीज की कोई भी चॉइस नहीं थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो कमीना ब्लैक साइथ मुझे मार देता और मैं उसके हाथों से मरना नहीं चाहता। पर उसका दोस्त कहता है अगर ऐसा था, अपने ही दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसके बजाय जाकर तुम्हें मर जाना चाहिए था। हावेंग कहता है तुम्हें पता है कि मेरे साथ भी वहाँ पर फेयर नहीं हुआ। क्या तुमने मेरे स्टेटस नहीं देखे थे? मेरे जोन रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से मुझे भी इसका 50% घाटा हुआ है। पर वो हावेंग को गालियां देते हुए कहता है वो केवल तुम थे जिसकी वजह से ये सब हुआ है, अपने दोस्तों का इस तरीके से फायदा उठाने की वजह से। और तुम इतने ज्यादा लालची हो कि तुम जाकर जोन रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, तो हम सभी के लिए ट्रेडर की तरह हो। साथ ही वो हावेंग को बहुत ज्यादा गालियां देते हुए उसे कहता है कि आज के बाद अब मुझे कॉल मत कर देना। जिसके बाद वो फोन रख देता है और ये देखकर हावेंग गुस्सा करते हुए सोचता है कि आखिर इसे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैं भी इसी के साथ एक विक्टिम हूँ। इसलिए हावेंग जैसे ही कॉल कट जाता है, वो अपने दूसरे साथियों को कॉल करने की कोशिश करता है, पर सभी के नंबर्स अनेबल आ रहे थे। इसका मतलब सभी लोगों ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर उसे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। जिसके बाद वो आगे कहता है क्या वो दोस्त, मुझे उन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है जो कि मुझे अकेले ही जीनी होगी। और आखिर उसने क्या कहा था कि अगर मैं उसे फिर से कहीं पर दिख गया तो क्या वो मुझे मार डालेगा? वो कचरा कहीं का। बस तुम अगली बार मुझे मिलने का वेट करो। अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस्टर मा और शैंक के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर मा उससे कहता है यानी इस बार भी तुम जिंदा बचकर वापस आ गए। शैंक कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था। मिस्टर मा कहता है कि थर्ड राउंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, पर क्या तुम ठीक हो? शैंक कहता है कि बिल्कुल। शायद ये इस वजह से है क्योंकि मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा कमजोर थे, पर मुझे इस चीज में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई थी। मिस्टर मा शैंक से उसकी लेवल और क्लास के बारे में पूछता है, तो शैंक उसे बताता है कि मेरी लेवल 11 है और अब मेरी क्लास एक नाइट की है। और साथ ही रिन की भी लेवल उसी की तरह है यानी 11 पर है। पर इसके अलावा जो उसकी क्लास है वो उससे डिफरेंट है, वो एक समनर है। मिस्टर मा ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके की कोई नॉर्मल क्लास है। शैंक कहता है कि बिल्कुल, मैं भी ये जानकर थोड़ा सरप्राइज हूँ। जैसे ही उसकी क्लास चेंज हुई थी, उसने एक फेरी को समन कर लिया। जिसके बाद उसने कास्ट प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था और उसी की मदद से वे काफी ज्यादा सेफली हंट कर पाया था। मिस्टर मा कहता है कि ये काफी ज्यादा कमाल है। अगर ऐसा है तो तुम आर्यन के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन कर रख सकते हो, अगर तुम ऐसा चाहो तो। और अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसे डेट करने के लिए भी आजाद हो। शैंक थोड़ा कंफ्यूज होते हुए मिस्टर मा से इस सब का मतलब पूछता है, तो वो कहता है कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि डेटिंग करने की वजह से हम लोग दूसरे की वीकनेसेस को काफी ज्यादा आसानी से पकड़ सकते हैं और तुम्हें इस डेट को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब बस उसकी एक स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। शैंक कहता है तो क्या सच में मुझे उसे डेट करना होगा? मिस्टर मा हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा लंबे समय से इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद वो आगे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करने में दिक्कत है तो तुम वो मत करो। शैंक कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है। वैसे भी आर्यन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए किसी भी तरीके की फीलिंग रखती है। और शैन आगे बताते हुए कहता है कि वो अभी भी मुझसे काफी ज्यादा फॉर्मल है और वो मुझे मिस्टर बॉडी गार्ड बुलाती है। जिसके बाद मिस्टर मा उससे कहता है कि ये सब छोड़ो, पर आखिर वो क्या अर्जेंट रिपोर्ट थी जो कि तुम मुझे देना चाहते थे? शैंक उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं ब्लैक साइथ को मदद करने में भी कामयाब नहीं हो पाया और साथ ही मैं उसे आपको वो मैसेज भी नहीं दे पाया। ये देखकर वो कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। शैंक कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो उसे वहाँ पर सारी की सारी स्टोरी बताना चालू कर देता है कि आखिर असल में वहाँ पर क्या क्या हुआ था। मिस्टर मा सारी चीजें सुनने के बाद कहता है क्या एजेंट ऑफ डिवाइन पनिशमेंट? सुनकर ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होगा और ब्लैक साइथ ने उसे अकेले मार दिया। शैंक कहता है कि हाँ, और उसने वहाँ पर उसकी काफी ज्यादा कमाल के स्किल्स को भी दिखाया था। जैसे कि वो पहले से ही ये जानता था कि वो काफी ज्यादा आसानी से उसे जीत सकता है। इसलिए ब्लैक साइथ को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई ऐसा इंसान है जिसे मदद की थोड़ी बहुत भी जरूरत पड़ सकती है।
मिस्टर मा काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, यानी उसके पास मेरी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा कमाल के स्टेटस है। यानी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अब ये देखकर मुझे शर्म आने लगी है कि मैंने ये सोचा था कि डार्क नाइट रूइंस के साथ मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और शायद मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर बाई चांस मुझे उसे सामने से मिलने का मौका मिले तो मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। यानी मिस्टर मा उसमें सच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि यानी तुम्हारे पास तुम्हारा रीजन है, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता। शैन इसके लिए उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद मिस्टर मा उन थग्स के बारे में पूछता है, यानी गुंडों के बारे में पूछता है कि आखिर क्या उनके ढूंढ पाए हैं या फिर नहीं। शेंग हावेंग के बारे में बताता है कि एक को तो ढूंढ लिया गया है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये उसका रियल नेम है, पर इस कंट्री में इस नाम के काफी ज्यादा हजारों लोग होंगे जिनमें से एक को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर ये अज्यूम किया जा रहा है कि वो 20s में है और वो सियोल में ही रहने वाला इंसान है और यहाँ पर हम लोगों ने केवल 5 लोगों को ढूंढा है और उसकी लोकेशन को ढूंढने में डिटेक्टिव एजेंट्स ने कहा है कि उन लोगों को 1 महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद वो उसका एड्रेस निकाल कर दे देंगे। मिस्टर मा कहता है 1 महीना, इसका मतलब ये तब तक नहीं हो पाएगा तब तक 4th राउंड खत्म ना हो जाए। शैंक कहता है कि हाँ, और हम लोगों को इस चीज की कोई भी जल्दी नहीं है, इसलिए वो लोग अपने अच्छे से समय ले रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर मा शैंक से उसके गोल्ड के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि लगभग 10,000 के आसपास। मिस्टर मा कहता है यानी तुम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। जैसे ही तुम 20,000 गोल्ड को कलेक्ट कर लेते हो उसके बाद एक जनरल स्किल है ट्रैकिंग, तुम जाकर शॉप से उसे खरीद लेना। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद अचानक ही शैंक को एक बात याद आती है और वो मिस्टर मा को थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में तो आपको बताना पूरी तरह से भूल ही गया था कि पिछले महीने एक काफी ज्यादा बड़े शेयर होल्डर ने आपकी कंपनी के काफी ज्यादा अमाउंट में शेयर्स को खरीदा है। मिस्टर मक कहता है कि कौन सी कंपनी, अगर तुम्हारा मेरी कौन सी कंपनी से मतलब है। वो कहता है हेवनली डीमन कंस्टलेशन, जिसके ऊपर अभी आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर मक सरप्राइज होते हुए उसे पूछता है कि अगर उसने कितने परसेंटेज से यानी कितने ज्यादा स्टॉक्स को खरीदा है। शैंग उसे बताता है कि 31%। ये जानने के बाद मिस्टर मा भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है क्या मिस्टर 1%, वो भी केवल एक इंसान ने। शैंग कहता है जब मैंने खुद ये देखा था मुझे भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। मिस्टर मा सोचता है कि हेवनली डीमन कॉन्स्टलेशन 90 बिलियन युआन की मार्केट वैल्यू की कंपनी है और उसका 31%, इसका मतलब कहीं 300 बिलियन के आसपास, और वो भी एक इंसान ने इतना ज्यादा पैसा इसके अंदर लगा दिया। यानी ये किसी एक ऐसे अमीर इंसान का काम है जिसे मैं नहीं जानता, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सब मेरे भाई ने करवाया हो। जिसके बाद वो फोन को उठाते हुए आगे कहता है कि इन दोनों में से कोई भी वजह हो, पर उसने इस कंपनी के अंदर 31% के अंदर इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब अब वो सीधे सीधे मैनेजमेंट का एक हिस्सा बन चुका है। इसलिए वो अपने डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा बड़े मेजर शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें र्यूमन को फोन चलाते हुए दिखाते हैं। वो मिस्टर मा के कॉल का वेट कर रहा था और वो सोचता है कि अब लगभग समय होने वाला है कि जब मिस्टर मा मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर मैं खुद से ही उसे कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसकी कंपनी के एक मेजर शेयर होल्डर हूँ, पर वो ऐसा कर सकता है। र्यूमिन ये सब सोच ही रहा था, पर तभी अचानक वॉन वहाँ पर आते हुए गेट को फटाक से खोलता है और वो र्यूमिन से पूछता है कि भाई आखिर तुम्हारी लेवल कौन सी है। ये सुनकर र्यूमिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर अचानक से तुम मुझसे इस तरीके की बात कैसे पूछ सकते हो। वुन बताता है कि एक लड़का है जो कि काफी ज्यादा हाई एक्ट और माइटी दिखा रहा है। वो बार बार अपने भाई के बारे में बता रहा है जिसकी लेवल सच में काफी ज्यादा हाई है, और वो ये कह कर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है कि उसका भाई पहले ही लेवल 11 पर पहुंच चुका है और अब उसके पास एक क्लास भी है। ये देखकर र्यूमिन उससे कहता है क्या लेवल 11? मैं सच में उससे काफी ज्यादा ऊपर हूँ, तो तुम इसकी चिंता मत करो। वो उससे पूछता है क्या सच में? तो आखिर तुम्हारी लेवल कौन सी है? र्यूमिन सोचता है कि अब आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं उससे क्या बोलूँ। अगर मैं इसे यहाँ पर सच बता देता हूँ तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो उनसे कहता है कि 12। वो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या सच में? इसका मतलब तुम्हें भी एक क्लास मिल गई होगी। र्यूमिन कहता है कि हाँ। तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए पूछता है तो आखिर वो क्या है, आखिर तुम्हारी क्लास क्या है? पर र्यूमिन जल्दी से रजाई ओढ़ते हुए कहता है कि ये एक सीक्रेट है। वो बार बार उससे पूछ रहा था कि छोटे और बड़े भाई के बीच में इस तरीके का कोई भी सीक्रेट नहीं होता, पर र्यूमिन अपनी रजाई में मुंह डालकर चुपचाप से सो जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और वुन के वहाँ से चले जाते ही र्यूमिन का फोन बजने लगता है, जो देखकर वो कहता है कि मुझे तो इसी का इंतजार था। वो फोन उठाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो मिस्टर मा दूसरी तरफ से बोलता है कि मैं हेवनली डीमन कॉन्स्टलेशन का CEO बोल रहा हूँ। ये देखकर र्यूमिन काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम शुरू से ही इतने ज्यादा नाइव हो।
जितना ज्यादा मैं पुश ओवर अपने आप को दिखाऊंगा उतना ही ज्यादा मैं तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़ सकता हूँ। मिस्टर मा र्यूबिन से कहते हैं कि पिछले महीने आपने मेरी कंपनी के अंदर एक काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया था, क्या मैंने बिल्कुल सही कहा? र्यूबिन कहता है कि हाँ, पर आखिर क्या हुआ? मिस्टर मा कहता है कि इसी वजह से आप उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं, इसलिए मैं आपके पास आकर आपसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया करने के लिए आपको एक ट्रीट देना चाहता हूँ। र्यूमिन इसके लिए तैयार हो जाता है, पर मिस्टर मा फ्राइडे का कहता है। पर यह सुनकर र्यूमिन सोचता है कि फ्राइडे, उस दिन तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस दिन मुझे रूइंस ऑफ द इनर थॉट्स को ऑब्टेन करना है। इसलिए वो मिस्टर मा से कहता है कि फ्राइडे को मेरे कुछ प्लान्स हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आखिर सैटरडे का क्या? जिसके लिए मिस्टर मा मान जाते हैं और उन दोनों की ये मीटिंग सैटरडे के लिए फिक्स हो जाती है। र्यूमिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश था और कहता है कि मुझे पता था कि मिस्टर मा मुझे जरूर कॉल करेगा, और वैसे भी इसने हेवनली डिवाइन कॉन्स्टलेशन को बनाया है, जिसकी वजह से इसके फादर जरूर इसे अप्रोच करेंगे। इसलिए इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उस कंपनी की मेजर शेयर होल्डर को कमा के। पर चलो मिस्टर मा से मिलने से पहले उस रूइंस को, जिसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत है, उसे लेकर आते हैं। र्यूमिन सभी रूइंस के बारे में बताता है कि यहाँ पर कई सारे रूइंस हैं, जिन्हें हम किसी सेंटर प्लेस पर या फिर किसी सेंटर राउंड के अंदर ढूंढ सकते हैं, और उन्हें स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर भी पाया जा सकता है, या फिर किसी बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद भी वो ड्रॉप होता है। पर एक्सट्रीमली रेयर पॉसिबिलिटीज होती है जिसके अंदर नॉर्मल मॉन्स्टर्स के अंदर भी रूइंस निकल जाते हैं। पर एक ऐसी भी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि तुम इन रूइंस को रियल लाइफ के अंदर भी ऑब्टेन कर सकते हो। पर बिल्कुल किसी भी रूइंस को मैनिफेस्ट करने की कंडीशन सच में काफी ज्यादा ट्रिकी होती है, और जैसे ही जंग यहाँ पर आएगा, ये उसका निकनेम है और शायद यही उसका रियल नेम भी है, और ये नाम मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये उस अपराधी का है जिस कमीने ने मेरे भाई को किडनैप किया था। मुझे अभी भी उसकी आवाज काफी अच्छी तरीके से साफ साफ याद है। मेरा भाई वहीं पर बैठा हुआ था और शैंक उससे कहता है कि तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए जल्दी से दे दो, मुझे वो सारे हिडन पीस इंटेल दे दो जो कि किसी को नहीं पता। र्यूमिन उससे कहता है कि आखिर तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो, आखिर मैं इस सब के बारे में कैसे जान सकता हूँ? पर शैंक हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम रिजर्वेशन हो। ये सुनकर र्यूमिन शॉक होते हुए सोचता है कि आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता चल गया, और शैंक कहता है क्या तुम इसकी वजह से क्यूरियस हो कि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता चल गया? इसलिए वो उसे बताता है कि मैंने रूइंस ऑफ इनर थॉट्स को पा लिया है, जिसकी मदद से तुम्हारे भाई के अंदर से निकलने वाली आवाज को मैं काफी अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ, और बिल्कुल मुझे तुम्हारे अंदर के इनर थॉट्स के बारे में भी पता चल गया है, जिसकी वजह से मैं सब कुछ जानता हूँ। जिसके बाद र्यूमिन आगे कहता है कि उस इंसिडेंट के होने के बाद से मैं हर बार जितनी बार भी यहाँ पर आता हूँ शैंक से बदला लेता हूँ, और ये सब मेरे 11th रिग्रेशन के बाद से अब तक चल रहा है। इसी की वजह से मेरे अंदर कोई और इमोशनल गोल नहीं है, इसलिए बस मुझे उस कमीने से पहले रूइंस ऑफ इनर थॉट्स को ऑब्टेन करना होगा। वो अपने साथ एक मास्क लेकर आया था और जल्दी से र्यूमिन उस मास्क को लगा लेता है, और थोड़ी देर बाद शैंक एक औरत को लेकर उस जगह पर आ गया था, और र्यूमिन कहता है कि आज वो जगह और वो समय आ गया है जब मुझे वो रूइंस मिलेगा। जैंग उस लड़की को लाकर जमीन पर पटक देता है, जिसके हाथ और मुंह को उसने बहुत बुरी तरीके से बांधा हुआ था। जैंग उस औरत के मुंह से टेप को हटाते हुए कहता है कि मैं इसे हटाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी चिल्लाना मत, समझ गई? पर जैसे ही वो उस टेप को निकालता है, वो लेडी चिल्लाने लगती है और कहती कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जैंग कहता है कि बस इतना ही, कि मैं तुम्हें यहाँ पर बोलने का कहा है तो क्या तुम बस इतना ही बोलोगी? चलो कुछ और ट्राई करने की कोशिश करो, कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चे हैं, मुझसे पैसे ले लो, मुझे इस तरीके की कोई बोरिंग शिट को नहीं सुनना है। वो लड़की उसे दया की भीख मांग रही थी और कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जैंग उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? वो औरत कहती कि तुम ये सब इसी वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हें गलत समझ लिया था, इसलिए प्लीज अब मुझे माफ कर दो। जैंग उससे कहता है कि बिल्कुल, तो आखिर तुमने कुछ ऐसा किया ही क्यों था जिसकी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी पड़ रही है? सच में उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? जिसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जैंग आराम से रोड पर घूम रहा था और लेडीज के बारे में सोच रहा था कि आज मुझे किस लड़की के साथ घूमना चाहिए। मुझे लगता है कि बस एक लड़की जो कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स को मेल्ट करने में मेरी मदद कर सके, और साथ ही वो आसपास की लड़कियों को देखकर उनके ऊपर अजीब अजीब से कमेंट भी कर रहा था। जिसके बाद वो एक लड़की का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और अचानक से उसके सामने आकर अपनी बॉडी को ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आंखें कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो गई थी। वो कहती है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आखिर तुम कौन हो? पर जब तक उस लड़की को कुछ भी दिखाई देता तब तक जैंग वहाँ से चला जाता है, और वो ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि मुझे सच में ये चीज काफी ज्यादा पसंद है, मुझे इस सिचुएशन से काफी ज्यादा प्यार है कि मैं पागलों की तरह इधर उधर घूम सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। पहले मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोर हो गई थी, और तब अगर मैं मर भी जाता तो मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर फिर मुझे रूइंस ऑफ लूमी साइंस मिला, जिसकी वजह से मेरी बॉडी ग्लो करती है और मैं अपने अपोनेंट्स को ब्लाइंड कर सकता हूँ। और ये रूइंस मेरे मजे के लिए सच में पूरी तरह से परफेक्ट है। और ये सोचते हुए वो एक कैफे के अंदर आ जाता है, जहाँ पे एक लड़की उसका वेलकम करती है। ये देखकर जंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। इसलिए वो उसके पास जाकर अपना ऑर्डर देता है और वो लड़की उसे बताती है कि आपके 5000 युआन हो गए। यहाँ पर जन उस लड़की के ऊपर पिकअप लाइन्स मारने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर नई पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई हो? क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर आता रहता हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ पर यूजुअली वर्क करते हुए नहीं देखा। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो लेडी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम रेगुलर आते हो, अगली बार से मैं याद रखूंगी। पर जितने पार्ट टाइम वर्कर्स थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं। तुम्हें पता है ना कि ये दुनिया अजीब तरीके से ही बदलती जा रही है। जैंग कहता है कि इस चीज का काफी ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि कोई भी अपने आखिरी दिन इस तरीके से पार्ट टाइम वर्क करते हुए नहीं बिताना चाहेगा। जिसके बाद जैंग उस औरत से पूछता है, इसका मतलब क्या तुम यहाँ की ओनर हो? वो उससे कहती कि हाँ। फिर वो उससे उम्र पूछता है, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा यंग लग रही थी। वो लेडी उसे बताती है कि मैं 32 की हूँ। जैंग कहता है, इसका मतलब तुम कोई प्लेयर नहीं हो। जिसके बाद वो उस औरत से नंबर मांगता है और कहता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए कहती है कि क्या? जैंग उसे कहता है, क्यों, इसमें क्या दिक्कत हो गई? क्या आखिर तुम मुझे देखकर इस तरीके से चेहरा क्यों बना रही हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा इतना ज्यादा बुरा लग रहा है? वो ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। पर ये देखकर जैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गालियां देना चालू कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरे चेहरे के ऊपर ये छोटे से स्पॉट्स हैं, उनको देख कर इतना डिस्गस्ट महसूस हो रहा है? आखिर तुम्हारी जैसी कमीनी इस तरीके से मुझे कैसे देख सकती है? मुझे यहाँ पर कोई भी कॉफी नहीं पीनी, मुझे मेरे पैसे वापस करो। तुम एक बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। मुझे यहाँ पर कोई भी कॉफी नहीं पीनी, मुझे मेरे पैसे वापस करो। और जैसे ही वो औरत कपकपाते हुए उसे पैसे देती है, वो उसे मन में ही काफी ज्यादा गालियां देते हुए जल्दी से गुस्से में वहां से चला जाता है। साथ ही वो सोचता है कि वो मुझे इसलिए इस तरीके से देख रही थी क्योंकि उसके लुक्स थोड़े से अच्छे थे। पर अगले ही दिन वो उसे किडनैप करने के लिए लेकर आ गया था, क्योंकि जो हरकत उसने शेंग के साथ करी थी उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए जेंग उसे यहाँ पर लेकर आ गया था और वो औरत अपने हाथ जोड़कर उसे माफी मांग रही थी कि प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दो। पर जेंग उससे कहता है कि तुम्हें लोगों को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर उनकी लुक्स की वजह से। वो कहती कि मैं अगली बार कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। जैंग उससे कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी तुम अब यहाँ से निकल कर नहीं जाने वाली। ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी जैंग उसको फिर से धक्का दे देता है। जिसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि तुम यहाँ पर केवल मुझसे माफी मांगने की एक्टिंग कर रही हो, जिससे तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल सको? पर वो औरत उसे फिर से दया की भीख मांग रही थी, पर उसके पीछे हमें हमारे हीरो को दिखाते हैं, जो कि अपने शायद के साथ उस तरफ ही आ रहा था। जैंग उस औरत से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम यहाँ पर माफी भी मांगने वाली हो, उस सब के बाद भी तुम्हें सबकी कीमत तो चुकानी ही होगी। वो औरत कहती है कि मैं गलत थी, मैं अपनी गलती को मानती हूँ। शेंग कहता है कि बिल्कुल, इसलिए अब चुपचाप से सीधे से लेट जाओ। पर तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है कि तुम चुपचाप से यहीं पर बैठे रहना। जेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है? मुझे तो ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई और हो सकता है। क्या ये कोई डिटेक्टिव है? इसलिए वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कमीने यहाँ पर कौन है? र्यूमिन मास्क पहने हुए सच में किसी डेविल की तरह लग रहा है। वो उससे कहता है कि तुम आखिर इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? शेंग र्यूमिन की बड़ी सी शायद को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि सबसे बड़ी बात तो ये व्हाइट मास्क, आखिर ये कौन है? वो उससे कहता है कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, क्या आखिर तुम ऐसी जगह पर किसी खिलौने के साथ खेल रहे हो? र्यूमिन एक भारी आवाज में शेंग से कहता है, क्या ये देखकर अभी तक तुम इस सिचुएशन के बारे में समझ नहीं पाए हो? क्या तुम्हें सच में ये देखकर किसी टॉय की तरह लग रहा है? और ये कहते हैं जैसे ही वो अपने शायद को सरकाता है, उससे जेंग को ये समझ में आ जाता है कि ये सच में रियल है। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम कोई प्लेयर हो। र्यूमिन कहता है कि बेवकूफ, आखिर मैं तुम्हें और क्या दिख रहा हूँ? जिसके बाद वो उस औरत को यहाँ से जाने का बोलता है, क्योंकि अभी उसी के पास एक चांस है। वो औरत वहाँ से उठने की कोशिश करती है, पर तभी शेंग उसको चिल्लाते हुए कहता है, क्या आखिर यहाँ पे कौन ने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो? पर तभी मौका देखते हुए र्यूमिन जल्दी से शेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और आकर अपने ब्लैक साइड के पीछे के हिस्से को शेंग के दोनों टांगों के बीच में मार देता है। ये शॉक सच में उसके लिए काफी ज्यादा बड़ा था। वो जमीन पर बैठकर दर्द में खर्राना चालू कर देता है। र्यूमिन ये देखकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सच में पसीने में काफी ज्यादा तरबतर होने वाले हो। जिसके बाद वो उस औरत से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। वो औरत उसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भागकर चली जाती है। र्यूमिन शेंग से कहता है, अब इसके यहाँ से चले जाने के बाद केवल अब हम दोनों ही हैं जो कि यहाँ पर हैं, तो क्यों ना अब हम लोग इस गेम को यहाँ पर शुरू करें। और ये कहते हुए उसकी आंखों में सच में काफी ज्यादा गुस्सा है।